चलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे। लास्ट टॉपिक, लास्ट लेक्चर है हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। आज हम लोग जो बात करेंगे, थोड़ा सा क्लीवेज के बारे में बात हम लोग कर चुके थे, स्टेट ऑफ ब्लास्टोमियर के बारे में भी हम बात कर चुके थे। और आपको मैंने कहा था कि ब्लास्टोमियर और माइटोटिक डिवीजन में क्या बेसिक डिफरेंस है वो आप हमें बताएं, बट अभी तक किसी ने नहीं बताया। ठीक है ना। और आज और जो बात करेंगे हम कि अच्छा, ये बहुत सारी बुक्स में और कई सारी कोचिंग के मॉड्यूल्स में, हमारे यहाँ ही कोचिंग के मॉड्यूल्स में भी ये दिया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ यॉक के बेसिस पर जो हमारा क्लीवेज होता है वो कैसा होता है। पढ़ने में अच्छा लगेगा बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे, है ना। जो मेरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, सुपरफिशियल क्लीवेज होता है। मेरोब्लास्टिक में हम देखें कि स्क्वाइडल है, सुपरफिशियल है, ठीक है, कंप्लीट होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। ये सब टाइप ऑफ क्लीवेजेस हैं, बट उससे जो है हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी जो कह रही है उसमें हमें कन्फाइंड रहना है, उसी पर हमें जो है फोकस करना है। ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूं कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक के अमाउंट के बेसिस पर जो क्लीवेज के जो टाइप है, एक आपका होता है, आपका होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है बेटा? मेरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। होलो का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। होलो का मतलब कंप्लीट, जब जो है ब्लास्टोमियर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, ठीक है, इक्वली, हम क्या बोलते हैं? होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, तो बल्फोर लॉ आपने पढ़ा था, कल हमने बताया था कि रेट ऑफ क्लीवेज जो होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ यॉक से। अगर अमाउंट ऑफ यॉक कम होगा तो रेट ऑफ क्लीवेज क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। आज हम जो लेक्चर हमारा होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में ज़ोना पेलुसिडा का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, क्यों जो है हमारा एम्ब्रियो यूट्राइन वॉल के अलावा कहीं और जा करके इम्प्लांट नहीं होता है। इम्प्लांटेशन का पीरियड क्या है, किस दिन पर जो है इम्प्लांटेशन होता है, जोना हैचिंग क्या होती है, ठीक है। ये सब चीजें हम आपको आज के डेट में बताएंगे। और फिर हम आपसे डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसा होता है, ह्यूमन बीइंग में किस टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है, ह्यूमन बीइंग में किस टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है। और ठीक उसके बाद हम बात करेंगे पार्चुरेशन में। पार्चुरेशन में हम देखेंगे क्या कहते हैं, प्लेसेंटल फीटल इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है, ये सब चीज हम लोग आज पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड हाफ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि थोड़ा सा मैं बता ही दूं कि जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है हमारा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज में एक्चुअल में होता क्या है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या हो रहा है, तो हमारा तो यहाँ तो खोल लेगा, तुम आ गया। होलोब्लास्टिक क्लीवेज में होल एक जो होता है वो डिवाइड कर जाता है। इसमें लिख लीजिएगा हमारे साथ, इसमें जो है बेटा उसमें होल एज डिवाइड, उसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? होल एज जो है इसमें डिवाइड करेगा, ठीक है। और इस टाइप का जो क्लीवेज होता है, ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज, ये दो में डिवाइड किया जाता है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको खाली सुनते हुए चलिए। कंप्लीट होलोब्लास्टिक होता है, ठीक है, और कंप्लीट होलोब्लास्टिक में आपका इक्वल होलोब्लास्टिक और अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, ठीक है। और ये जो आपका इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है माइक्रोलेसिथल और आपके आइसोलेसिथल एग में पाया जाता है, ठीक है। और जो अनइक्वल होता है वो मीजोलेसिथल और टेलोलेसिथल एग में पाया जाता है। कल बताया था, क्लासिफिकेशन हमने बताया, ठीक। यस। तो शुरुआत में हम लोगों ने ये देखा कि ये बेटा ये स्पर्म है और ये ओवा है, ये आपस में फ्यूज हुआ तो ये क्या बनाया बेटा? ये बनाया जाइगोट, ठीक है। ये जाइगोट से फर्दर क्या हुआ? डिवाइड हुआ और इसके अंदर दो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ और इन रिस्पेक्टिव सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्लास्टोमियर, ठीक है। क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर। और बाहर की तरफ ये जो लेयर है इंटैक्ट रहती है, जिसको हम बोलते हैं ज़ोना पेलुसिडा, ठीक है। इसके अंदर फर्दर डिवीजन होता है और 8 to 16 सेल स्टेज स्ट्रक्चर आती है। इस 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मोरूला,
क्या कहते हैं, मॉड्यूला। साइज जो है सेम ही रहती है, मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया इसका, ये मतलब नहीं साइज बढ़ गई, नहीं, साइज जो है सेम रहती है। और इसके अंदर जो आपका ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्लास्टोमियर कहते हैं। और नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर कितना होता है इसमें, ये 8 से 16 8। होता है इसका, ठीक है। ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। और ये जो स्टेज है, दिस स्टेज इज नोन एज द मॉड्यूला। सीक्वेंशियल ऑर्डर में पूछ सकता है क्वेश्चन, और मॉड्यूला के बारे में पूछेगा कि मॉड्यूला क्या है। मॉड्यूला एक्चुअल में ये आपका सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आपका सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका रिजेम्बलेंस किस तरीके से दिखाई पड़ता है, इसका रिजेम्बलेंस दिखाई पड़ता है मलबेरी की तरह, इसी तरह मलबेरी की तरह, जो शहतूत हम खाते हैं वो मलबेरी की तरह हमें दिखाई पड़ता है, ठीक। अब आगे चल करके क्या होता है, अच्छा एक सवाल और पूछा जाता है एग्जाम में आपसे कि साइज के बेसिस पर, ये जो साइज है, साइज ऑफ मॉड्यूला एंड द साइज ऑफ जाइगोट, ये जो होता है बेटा ये सेम होता है। आ जाओ, साइज ऑफ मॉड्यूला एंड साइज ऑफ जाइगोट जो होता है बेटा ये रिमेनिंग सेम रहते हैं। क्यों सेम रहते हैं, क्योंकि इनके बाहर अभी भी जोना पेलुसिडा की लेयर इंटैक्ट है। और हम ये जानते हैं ये जो जोना पेलुसिडा की लेयर है, इसका जो फॉर्मेशन होता है ये oocyte खुद करती है, oocyte के सिक्रीशन से जोना पेलुसिडा का जो है फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ठीक, तो इतना पॉइंट नोट डाउन करो। अब उसके बाद देखिए कि इसमें ये जो ब्लास्टोमियर्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे ब्लास्टोमियर्स अपने आप को क्या करते हैं बेटा, रीअरेंज करते हैं और डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट होने के बाद ये आउटर वॉल देखिए, ये पेरीफेरी की तरफ जो है कुछ ब्लास्टोमियर्स आपके शिफ्ट हो जाते हैं, और उन ब्लास्टोमियर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रोफोब्लास्ट कहना शुरू कर देते हैं, ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है, वो जनरली आपकी इसी ट्रोफोब्लास्ट लेयर से बनती है। और ट्रोफोब्लास्ट लेयर का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन की सप्लाई करवाना, ऑक्सीजन की सप्लाई करवाना, ठीक है। तो ये जो लेयर आपको दिखाई पड़ रही है पेरीफेरी की तरफ, इस पेरीफेरी की तरफ ये जो लेयर है इसको हम बोलते हैं बेटा ट्रोफोब्लास्ट। अभी सेम है, अभी सेम है, लेकिन जैसे ही चौथा पांचवा दिन आता है वैसे ही ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है, इसीलिए साइज जो है वेरी करती है, फिक्स नहीं रहती, ठीक है। जनरली जो सवाल आपसे पूछेगा, सवाल आपसे मॉड्यूला और आपके जाइगोट की बेसिस पे पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछेगा बिफोर जोना हैचिंग, जब बिफोर जोना हैचिंग पूछेगा तब साइज आप सेम कर सकते हैं, क्योंकि जोना हैचिंग में क्या होता है कि ट्रिप्सिन टाइप के एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है यूट्राइन कैविटी में, और वो ट्रिप्सिन टाइप का जो एंजाइम है, ऑब्वियस सी बात है कि जोना पेरिफेरल लेयर कैसी है, प्रोटीनिशियस लेयर है कि नहीं, प्रोटीनिशियस लेयर है। और ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो ये जोना पेरिफेरल की लेयर को डिसॉल्व करना शुरू कर देगा, और ये जो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो बाहर निकलेगा, और जा करके मिड डॉर्सल पार्ट ऑफ द यूट्रस फंडस के वहां पर जाकर के इम्प्लांट हो जाएगा, और वो दिन होगा 6 to 7 डे, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के छठवें से 7वें दिन पर जाकर के इसका इम्प्लांटेशन करता है, ठीक। तो ये बाहर की तरफ ये जो लेयर आपको दिखाई पड़ती है ये न्यूक्लियोटिड लेयर है, दैट इज कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ ब्लास्टोमियर्स की सेल्स जो होती हैं अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हुए रहती हैं, ठीक है, बट अभी कॉम्पैक्ट नहीं हुआ है ये, इस तरीके से ये अरेंज रहती हैं। और ये जो सेल्स आप देख रहे हो ब्लू कलर का, ये आगे चल करके एम्ब्रियोब्लास्ट बनाएंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इनर मास, क्या बोलेंगे उसको हम, इनर सेल मास, हम इसको धीरे से कहेंगे, ठीक है। तो अभी तो ये पॉइंट देखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या होगा। चलिए देखिए इसको, यस ठीक है।
तो ये जो सेल्स आप देख रहे हो अंदर की तरफ, ये जो सेल देख रहे हो आगे चल करके ये बनाएगा क्या बेटा, ये बनाएगा एम्ब्रियोब्लास्ट, ये बनाएगा एम्ब्रियोब्लास्ट। तो नॉर्मलाइजेशन में हम ये बात कह सकते हैं आपको कि आपका ये जो मॉरूला वाली स्टेज है, हेडिंग डाल दीजिएगा इसके ऊपर, मॉरूला वाली जो स्टेज है, तो इसमें दो बातें आपको सीखने को मिल गई कि मॉरूला सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर होता है, और मॉरूला की स्टेज से ही शुरू होता है क्या, इसका डिफ्रेंशिएशन। इसका लेट मॉरूला की बात हम कर रहे हैं, अर्ली मॉरूला की बात नहीं कर रहे। लेट मॉरूला में क्या होगा कि इसके जो ब्लास्टोमियर्स हैं हमारे, के जो ब्लास्टोमियर्स हैं, ये ब्लास्टोमियर्स का डिफ्रेंशिएशन होगा और ये दो टाइप के स्ट्रक्चर में और सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। बाहर की तरफ पेरीफेरी की तरफ क्या बनेगा बेटा, ट्रोफोब्लास्ट बनेगा। बाहर की तरफ क्या बनेगा, ट्रोफोब्लास्ट बनेगा, और अंदर की तरफ क्या स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, अंदर की तरफ स्ट्रक्चर दिखेगा एम्ब्रियोब्लास्ट। अब यहाँ पर इसको ब्लास्ट वर्ड से बॉम्ब ब्लास्ट मत जोड़ देना कि ब्लास्ट है तो फट जाएगा, ऐसा नहीं। ब्लास्ट का मतलब होता है हमारे मेडिकल साइंस में किसी चीज को बनाने वाला, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट है ना, बोन फॉर्मिंग सेल जो हो रही थी वो कौन सी थी, आपकी ऑस्टियोब्लास्ट थी। तो यही एम्ब्रियोब्लास्ट को आगे चल करके हम बोलते हैं बेटा इनर सेल मास। क्या कहते हैं इसको हम, इनर सेल मास। और ये जो इनर सेल मास है एक्चुअल में ये एम्ब्रियो को फॉर्मेशन करता है, क्योंकि यही इनर सेल मास आगे चल करके जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन करता है, एक्टोडर्म बनाएगा। माइक बंद कर दो भाई। एक्टोडर्म बनाएगा, एंडोडर्म बनाएगा, और एक्टो और एंडोडर्म के बीच में बाद में क्या बनेगा, आपका मेसोडर्म बनेगा। बहुत आसान है, अगर आप अपनी नीट की लेवल का ही पढ़ेंगे तो बहुत आसान है, और अंदर घुसेंगे तो घुसते चले जाएंगे, एम्ब्रियोलॉजी खत्म नहीं होगी आपसे इस स्टेज पे। जब आप एमबीबीएस करिएगा तो बहुत डिटेल में पढ़िएगा इसको। अभी एक जनरल जो है आपको ओवरव्यू हम दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है आपका, और इसके बाद मॉरूला के बाद जो स्टेज आती है वो स्टेज होती है हमारी किसकी, ब्लास्टुलेशन की स्टेज, ठीक है। इतना करिए फिर हम आपको आगे बताते हैं। हो गया सबका, चलिए आगे चलिए। यस सर। बेटा ये जो ब्लास्टुलेशन देख रहे हो आप, हेडिंग डालिएगा ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन या इसी को हम बोलते हैं मैमल्स के केस में ब्लास्टोसिस्ट, क्या बोलते हैं, वाई दिस स्टेज इज कॉल्ड द सिस्ट, अभी हम आपको बताएंगे। ब्लास्टुलेशन क्या है, ब्लास्टुलेशन है मॉरूला का ब्लास्टुला में कन्वर्जन, ये कहलाता है आपका ब्लास्टुलेशन, ठीक है। तो ब्लास्टुलेशन में हमने आपको बताया कि मॉरूला के लेट वाले स्टेज पर आपने देखा कि ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा था, डोना पेलोसिडा का लेयर दिख रहा था, इसके पेरी पर आप देख रहे थे कि ये आपका ये स्ट्रक्चर जिसको हम बोल रहे थे ट्रोफोब्लास्ट। अब ये ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल्स हैं ये आपस में जो है चिपकी हुई सी रहती है, और ब्लास्टुलेशन का जो स्टेज आता है वो किस टाइम पर आता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन 4 to 6 डेज पर ये स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। चौथे से 5वें दिन पर ये बनना शुरू हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये लेयर आप देख रहे हो क्या है ये बेटा, ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है, और अंदर की तरफ आप देख रहे हो अभी ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट की सेल्स हैं, यानी कि जो एक टाइप की ब्लास्टोमियर्स की सेल्स हैं, ये पूरी तरीके से जो है आपस में एग्रीगेट नहीं हुई है, पूरी तरीके से जुड़ी हुई नहीं है, बट ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ता है। आगे चल करके क्या होगा, आगे चल करके ये स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में आप देखिए। अच्छा अब ये जो स्ट्रक्चर हम दोनों पेलोसिडा की लेयर बना रहे हैं,
अब ये जोना पेलुसिडा की लेयर जो होती है वो अब क्या होगी, वो डिसॉल्व होना शुरू होती है। तो हम यहाँ पर इसको क्या बताएंगे बेटा, हम यहाँ पर इसके लेयर को रिमूव कर देंगे अभी आगे। अभी आप ये मत बनाइए लेयर। देखिए ये बाहर की तरफ आपको क्या दिख रहा है, ये बाहर की तरफ आपको दिख रहा है ट्रोफोब्लास्ट की लेयर जो आपस में एक दूसरे के साथ चिपकी हुई है, ठीक। और अंदर की तरफ ये जो आपका एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स है जो बनाया जाता है आपका एम्ब्रियो प्रोपर, ठीक है। अब ये सेल्स की साइज देखिए हमने छोटी कर दी है ना, ये सेल्स की साइज हमने क्या कर दी बेटा, छोटी कर दी। तो ये जो स्ट्रक्चर अब दिख रहा है हमें, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे इनर सेल मास है, एम्ब्रियोब्लास्ट की ये सेल्स है, और यही जो है आगे चल करके एम्ब्रियो प्रॉपर का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस लेयर को रिमूव कर देंगे। तो अब ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा आपका ब्लास्टुला है, लेकिन सिस्ट हम इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका इनर सेल मास है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इनर सेल मास, ये जो इनर सेल मास है एक सिस्ट की तरह दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, और कोई वजह नहीं है। सिस्ट एक्चुअल में सिस्ट जैसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। सिस्ट का मतलब नॉर्मली गांठ जैसा होता है, कहते हैं उसको ओवेरियन सिस्ट हो गई है, ओवरी के अंदर गांठ आ गई है, ठीक है। कहते नहीं है कि कोई लिम्फेटिक ग्लैंड जब टाइट हो जाती है, सूज जाती है, बोलते हैं यहाँ पर ये लिम्फेटिक सिस्ट हो गया है। ये सिस्ट तो एक कॉमन सा शब्द है, ठीक। तो ये जो लेयर दिख रही है ये कौन सी लेयर है बच्चे, ये है आपकी ट्रोफोब्लास्ट, कौन सी है, ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है। और अब यहाँ पर ये जो कैविटी दिख रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंशन करने का, ये जो कैविटी दिख रही है इस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील, क्या कहते हैं इसको हम, ब्लास्टोसील। और ये जो जोना हैचिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, जोना हैचिंग कहते हैं, जोना पेलुसिडा की लेयर का पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाना, ठीक। तो ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि एक ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम जो है यहाँ से सिक्रीट करता है। तो जोना हैचिंग में क्या होता है, इस पॉइंट पर ऐसे मेंशन करिए कि ये जो जोना हैचिंग है ये इसमें आपका डिसोल्यूशन ऑफ जोना पेलुसिडा layer by the action of trypsin enzyme, अच्छा, अब यहाँ पर ना तो ट्रिप्सिन का जिक्र किया गया है, ना ही जोना हैचिंग नाम के शब्द का जिक्र किया गया है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। यस। यहाँ पर जितने भी आपके सेल्स हैं आपस में क्या होता है बेटा, एग्रीगेट करें, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोहेशन है, ठीक है। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है ये कोहेशन है। अच्छा, ट्रोफोब्लास्ट की लेयर का एक खास बात और ये है, वो ये है कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये किसी दूसरी वॉल से जाकर के चिपक जाए, ठीक है, इसके अंदर ये नेचर होता है। तो अगर मान लीजिए कि जोना पेलुसिडा की लेयर मॉरुला स्टेज में ही रिमूव हो गई, मॉरुला स्टेज में ही वो रिमूव हो गई, और इसके अंदर नेचर क्या है, ट्रोफोब्लास्ट के अंदर नेचर क्या है, किसी के साथ ये चिपक जाता है, कोहेशन की प्रॉपर्टी इसके अंदर हो। तो ये अभी जो है 4th to 5th डेज पर जब ब्लास्टुला बना, उससे पहले दूसरे से तीसरे दिन पर जो आपको मॉरुला दिख रहा है, उस स्टेज पर ये तो कहाँ पर रहेगा, ये तो आपके यहाँ पर रहेगा ना भाई, ये तो यहीं पर रहेगा, ये तो अभी फेलोपियन ट्यूब में ही रहेगा, ठीक है। ये तो यहाँ पर अभी मौजूद है, फेलोपियन ट्यूब में ही मौजूद है। तो मान लीजिए अगर यहीं से अगर जोना पेलुसिडा की लेयर अगर निकल गई तो ये क्या करेगा, ये फेलोपियन ट्यूब में ही कहीं जाकर के चिपक जाएगा। तो उस टाइप की प्रेगनेंसी को हम क्या कह सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कह सकते हैं। अच्छा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की और भी वजह हमने बताई थी, सीलिया का ना होना, ठीक है, या आफ्टर ओवुलेशन लेट में फर्टिलाइजेशन होना, यानी कि 72 आवर्स के आसपास फर्टिलाइजेशन होना, और बाई एनी मींस अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पर हम मान सकते हैं कि ये ओवा ये जो है मूव हो करके इस सर्विस वाले रीजन पर आ गया है, और इसको यहीं से इसके साथ मेट कर गया है। तो यहाँ पर अगर जाइगोट बन गया बेटा, अगर यहाँ पर जाइगोट बन गया तो अब जाइगोट रिवर्स डायरेक्शन में कैसे जाएगा, बात समझ रहे हो ना,
जाइगोट यहाँ से Yes. रिवर्स डायरेक्शन में कैसे जाएगा? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक आ रहा था बहुत आसानी से ड्यू टू द सीलियरी मूवमेंट, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब की इनर लाइनिंग किसकी है? सीलियर की है। लेकिन यहाँ से यहाँ जा नहीं पाएगा। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी दो जगह पर हो सकती है, एक तो ट्यूबल प्रेगनेंसी यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के अंदर, या यहाँ पर सर्विक्स के रीजन में। और ये मेडिकल इमरजेंसी होती है, और जो फीमेल होगी बहुत ज्यादा पेन को जो है कंप्लेन करेगी, और उस वक्त इसको जो है रिमूव किया जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि ये जो ब्लास्टोसील की कैविटी है, अच्छा ये जोना पेलोसिडक लेयर क्यों होती है? तो अगर ये नहीं होगा, जोना पेलोसिडक लेयर नहीं होगी, तो वो कहीं पर भी जाकर के वो क्या हो जाएगा, उसका कोहेशन हो जाएगा, कहीं पर भी इम्प्लांट हो जाएगा। और इम्प्लांटेशन की सबसे मेन जगह कौन सी है? वो यूट्रस है। और यूट्रस का कौन सा पार्ट है? फंडस वाला पार्ट है, वो भी मिड डॉर्सल बीचों बीच वाला। ठीक है, इधर उधर Yes. नहीं। तो इस तरीके से इस बात को आप समझिए। ठीक है, ये ब्लास्टोसील वाली स्टेज की वाई दिस ब्लास्टोला इज नोन एज द ब्लास्टोसिस्ट बिकॉज ऑफ द इनर सेल मास। और ये इनर सेल मास एक सिस्ट की तरह अपीयर होता है, दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, और यही इनर सेल मास क्या बना रहा है? यही इनर सेल मास बना रहा है हमारा एम्ब्रियो प्रॉपर। क्या बना रहा है बच्चे? ये बना रहा है एम्ब्रियो प्रॉपर। और ये तीनों जर्मिनल लेयर में डिफ्रेंशिएट होगा। अभी हमने बताया एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में ये डिफ्रेंशिएट होगा। और हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सब इन्हीं तीनों जर्मिनल लेयर से क्या होते हैं? डिराइव, किसी और से डिराइव नहीं होते। ठीक है, तो एक सवाल आपसे ये बनता है कि ब्लास्टोसिस्ट हम किन एनिमल्स में बोलेंगे? तो आपका जवाब होगा कि सर यूथेरिया और मेटाथेरिया के जो एनिमल्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके ब्लास्टुला को हम ब्लास्टोसिस्ट हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिएगा, ब्लास्टुला ऑफ यूथेरिया एंड मेटाथेरिया। एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा है? हाँ तो मेंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। यूथेरिया एंड मेटाथेरिया कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। बहुत सारे टीचर्स ब्लास्टोमियर्स के फॉर्मेशन में ही बच्चों को 2-2 घंटे उलझाए रहते हैं, किस टाइप का जो है डिवीजन हो रहा है, कैसे डिवीजन हो रहा है, कितने बन रहा है। बट ये मैनर क्या है बनने का? जो ब्लास्टोमियर बनता है वो तो याद ही होगा आपको। जाइगोट है, सिंगल सेल है। ठीक है, सिंगल सेल है, 1 से 2 बनना, 2 से 15, 4, 4 से 8, 8 से 16। इस तरीके से इसका जो है पैटर्न चलता रहता है। इतनी हमारी एनसीईआरटी कह रही है। ठीक है बच्चे, Yes. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिएगा कि ब्लास्टोसेल का जो फॉर्मेशन होता है वो साइजोजीनस होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिल इज द बाय साइजोजीनस मैनर। इस मैनर में साइजोजीनस मैनर में होता है। साइजोजीनस क्या मतलब होता है? साइजोजीनस मैनर का, साइजोजीनस मैनर का मतलब होता है फॉर्म्ड बाय द सेपरेशन ऑफ सेल्स। सेल्स के सेपरेशन से ही ये चीजें बनती। देखिए, ये पहले यहाँ पर इकट्ठे थे, जो क्या से पहले इकट्ठे थे, फिर धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट होकर के आउटर पेरीफेरी पर गए, और जो अंदर की तरफ वाला जो ब्लास्टोमियर था वो ऊपर की तरफ एग्रीगेट हो गया, शिफ्ट हो गया, जो बना लिया इनर सेल मास, और बीच में जो कैविटी बनी उसको हमने क्या कहा? ब्लास्टोसील कहा। तो एक्चुअल में ब्लास्टोसील का जो फॉर्मेशन होता है वो सेल से सेपरेशन से बन रहा है। दो चीजें हैं, सेपरेशन है और एक होता है डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है? नंबर्स पढ़ते हैं। सेपरेशन में क्या होता है कि अलगाव होता है। ठीक है, अलगाव का मतलब दूरी बढ़ती है। ठीक, तो यहाँ से इन दोनों, यहाँ जो से एक दूसरे से मतलब ये शिफ्ट हुए दूसरी तरफ से। ठीक है, यहाँ का जो ब्लास्ट वो था आपका ब्लास्टोमियर, तो वो शिफ्ट होकर के कहाँ पर गया? पेरीफेरी पर गया। तो इस तरीके से इसका जो मैनर होता है वो उसको हम बोलते हैं क्या? साइटोजीनस मैनर कहते हैं। दैट इज फॉर्म्ड बाय द सेपरेशन ऑफ द सेल। ठीक है, चलो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। अब जो सवाल हमने आपको बताया था वो सवाल क्या है? इस सवाल के फॉर्म में इसको लिख लीजिएगा।
वाई जोना पेलिसिडा इंटैक्ट अप टू मोरूला। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है वाई जोना पेलिसिडा इंटैक्ट अप टू मोरूला। मोरूला तक जोना पेलिसिडा की लेयर क्यों इंटैक्ट रहती है? ठीक है, जवाब पता है आपको? बोलो बोलो। कहीं और ना हो, ठीक है, कुछ और बात इसमें लिख लीजिएगा। बात इसमें लिख लीजिएगा कि लिखिएगा आंसर में, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैव एबिलिटी टू स्टिक। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैव एबिलिटी टू स्टिक। इसका मतलब होता है किसी के साथ चिपकना। हैव एबिलिटी टू स्टिक। यूट्राइन मिल्क का सिक्रेशन होता है, ठीक है, यूट्राइन मिल्क का सिक्रेशन तो जिसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है, एंडोमेट्रियम से। और एंडोमेट्रियम की वॉल कैसी है? ग्लैंडुलर है ना, मैंने बताया था पहले दिन ही। Yes. दूसरे था कि 3 लेयर होती है आपका। सबसे बाहर की तरफ कौन सा? पेरीमेट्रियम। अंदर की तरफ मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम मस्कुलर होती है, हाईली वेस्कुलर होती है। उसके बाद एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के बारे में स्पेशली मैंने लिखा था कि दीज आर ग्लैंडुलर इन नेचर, ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैव एबिलिटी टू स्टिक टू यूटेराइन एपिथेलियम। यूट्राइन एपिथेलियम, यूट्राइन एपिथेलियम, ठीक है। और अगला पॉइंट इसी में लिखिएगा, द फंक्शन ऑफ द जोना पेलुसिडा, द फंक्शन ऑफ जोना पेलुसिडा इज टू प्रिवेंट, the function of zona pellucida is to prevent implantation of the blastocyst, implantation of blastocyst at an abnormal site, ठीक है। एबनॉर्मल साइट पर इसको इम्प्लांट होने से क्या करता है बेटा? बचाता है, ठीक है। और मैंने बता ही दिया कि जोना हैचिंग कैसे होती है, ठीक Yes. ठीक है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट, अगर हम समरी देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि फर्टिलाइजेशन कौन से दिन पर हो रहा है बेटा? मान लीजिए पहले दिन पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसके तुरंत बाद जो है फ्यूजन हुआ 48 आवर्स के अंदर। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा? ब्लास्टोमेयर का फॉर्मेशन होगा। ब्लास्टोमेयर के फॉर्मेशन के बाद क्या बनेगा? मोरूला बनेगा। मोरूला के बाद क्या बनेगा? ब्लास्टुला बनेगा। कौन से दिन पर बनेगा? डे पूछता है। चौथे से 5वें दिन पर ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होगा और 6 to 7th डे पर इसका इम्प्लांटेशन होगा। क्या होगा? इसका इम्प्लांटेशन होगा। अब आप देखिए, ध्यान से समझिएगा कि ये जो कैविटी, ये जो आपका ये फीमेल का जेनेटल ट्रैक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये फीमेल का जेनेटल ट्रैक्ट आपको दिख रहा है, ये फीमेल का जेनेटल ट्रैक्ट आपको दिख रहा है। तो ये अंदर वाली ये लाइनिंग आप देख रहे हो, ये कौन सी होता है? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है। और अगर ये फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो इसका जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ग्रेसिन फॉलिकल का जो रिमेनेंट बच रहा था कॉर्पस ल्यूटियम, ये अभी भी परसिस्ट कर रहा है ना। तो कॉर्पस ल्यूटियम का मेन काम क्या था? प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करना था। और ये प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है? ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है इसको बहुत ज्यादा थिक करना होता है। क्या करना होता है? बहुत ज्यादा थिक करना होता है। अगर ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक नहीं होगी, इम्प्लांटेशन अगर हो भी जाएगा तो एक टाइम के बाद जब इसका वेट बढ़ेगा, किसका? एम्ब्रियो का वेट भी बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, तब वो वहां पर होल्ड नहीं कर पाएगा, अब वो अबॉर्ट हो जाएगा। तो अबॉर्शन जो हो रहा है वो यहाँ पर 2 मेन रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन क्या हो सकता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कम होना बहुत ज्यादा। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि प्रोजेस्टेरॉन तो है, सब कुछ है, लेकिन ये जो सर्विक्स है
सर्विक्स का स्ट्रॉन्ग न होना, अगर सर्विक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तब भी अबॉर्शन हो सकता है, क्योंकि आगे चल करके जब पूरा फीटस बड़ा होगा तो ये इसी एरिया में तो आएगा, इसी एरिया में रहेगा ना बेबी, ठीक है, इसी एरिया में बच्चा रहेगा, तो ये क्या करेगा, ये होल्ड किए रहता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि नीचे की तरफ आपकी ग्रेविटी काम कर रही है, जिसको आप क्या बोलते हैं, एमजी कहते हो कि नहीं कहते हो फिजिक्स के लैंग्वेज में, तो वो अभी भी हम खड़े हैं तो ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है हमको, है ना। आपने देखा है कि हम ऐसे पेन को छोड़ेंगे पेन नीचे आ जाती है, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो ये क्या करेगा, हवा में घूमता रहेगा। नहीं, ये बड़ा अच्छा तरीका होता है कि जब आपको सोना हो आप किसी अपने फेवरेट टीचर का लेक्चर लगा दीजिए, आप उसकी आवाज सुनते सुनते सो जाएंगे। इसका मतलब ये कल रात को 4 बजे जगा है ना, तुम तो एक कमरे में रहते हो ना, ऐसे मत किया करो, ठीक है, ये बात हो गई। तो ये जो सवाल यहाँ से बनेगा प्रोजेस्टेरॉन वाला, ये तो क्लियर हो गया कि नहीं, क्यों मनीष, क्लियर हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, सवाल कहा क्या है कि इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, तो अब तो आप लोग सब समझ ही गए होंगे इम्प्लांटेशन कहाँ पर होगा, एंडोमेट्रियम पर होगा, ठीक है, ठीक है, इम्प्लांटेशन कहाँ पर होगा, एंडोमेट्रियम पर होगा, ऐसे पॉइंट लिखिएगा। ये जो इम्प्लांटेशन है ये होगा एट एंडोमेट्रियम, ये इम्प्लांटेशन होता है आपका एंडोमेट्रियम पर, ठीक है। किस दिन पर होगा, डेट पूछता है, डेट करें, डेट पूछता है 6 to 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सिलेबस अपडेट हो गया ना आपका टेस्ट वाला, yes sir. संडे को, आज ही के दिन आने वाले संडे को, हाँ मैं तो लूंगा, मैं तो लूंगा क्लास। 20 मार्च तक आपकी कोई छुट्टी नहीं है, कल नहीं है क्लास, कल हमारी हाँ, तो फिर जो नहीं होगी उसमें हम रहेंगे, तो कल ट्रांसपोर्टिंग प्लान खत्म हो जाएगा, ठीक है, टेंशन लो मत, सिलेबस तो मस्त पढ़ाएंगे, खत्म करेंगे। आगे देखिए, अगला पॉइंट आता है आपका गैस्ट्रुलेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, गैस्ट्रुलेशन। एक्चुअल में गैस्ट्रुला जो स्टेज होती है, ये गैस्ट्रुला स्टेज इम्प्लांटेशन के बाद आती है, और इसी गैस्ट्रुला स्टेज में डिफरेंशिएशन ऑफ जर्मिनल लेयर होता है, ठीक है, जो इनर सेल मास है अब ये जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन करना शुरू करेगी, ठीक है। वो क्या होगा बेटा, एक्सोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। पहले क्या बनेगा, एक्सोडर्म बनेगा और फिर एंडोडर्म बनेगा, मेसोडर्म बाद में बनेगा। इसलिए मैंने बताया जब हम कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में जब इस चीज को स्टडी किए थे तो हमें ये पता था कि जो शुरुआत जो ऑर्गेनिज्म हमारे आए थे वो कैसे थे बेटा, डिप्लोब्लास्टिक थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं थे। पहले तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया, वो प्रोटोजोआ, वो अलग करते, वो प्रतिष्ठा का मेंबर है। उसके बाद आपका आया था एनिमेलिया में, जब हम आए थे तो सबसे पहला फाइलम क्या था हमारा, पोरीफेरा था। पोरीफेरा के जितने भी मेंबर्स थे वो कैसे थे, वो आपके सेलुलर वाले लेवल थे, और उनका जो बॉडी प्लान था, उनका बॉडी प्लान था सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, मतलब उनके जो सेल्स थे आपस में लूजली अरेंज थे। लेकिन वहां पर जो जर्मिनल लेयर था वो बाहर की तरफ क्या था, एक्टोडर्मिस था, अंदर की तरफ एंडोडर्मिस था। जो एक्टोडर्मिस था वो एक्टोडर्मिस क्या बना रहा था बेटा, बताइए जल्दी से, आपका पिनेकोडर्म बना रहा था, ठीक है, और अंदर की तरफ जो लेयर था वो बना रहा था कोएनोडर्म, और वो कोएनोडर्म क्या था, वो कोएनोडर्म आपका कोएनोसाइट के सेल से मिलकर के बना था।
और वो वही कॉइनोसाइट सेल्स है जिसको हम कॉलर सेल्स कहते हैं, ठीक है। और जिसका मेन काम क्या होता है, जिसका मेन काम होता है फूड के यानी कि डाइजेशन में उसका हेल्प करना होता है, ठीक है। तो ये था, बीच में जो लेयर दिखाई पड़ रही थी आपका पिनेकोडर्म और कॉइनोडर्म के बीच में, वो कौन सी लेयर थी बताइए? मीसोग्लिया की लेयर थी, ठीक है। इसके बाद जब हम अगले फाइलम में गए थे जिसको हम सिलेंट्रेटा कहते हैं, तो सिलेंट्रेटा में भी आपने देखा था कि वहां पर भी आपको दो ही जर्मिनल लेयर दिखाई पड़ती है, बाहर की तरफ एक्टोडर्मिस, अंदर की तरफ एंडोडर्मिस, ठीक है। और फिर फाइलम सिलेंट्रेटा से जब आप आगे आए थे, कौन सा फाइलम आया था? टीनोफोरा को आप उसी में इंक्लूड करिए। उसके बाद आपका आया था प्लेटीहेलमिन्थेस। अब ये प्लेटीहेलमिन्थेस का जो मेंबर है, यहाँ पर आपको 3 जर्मिनल लेयर दिखाई पड़ना शुरू हो गए, लेकिन यहाँ पर सीलोम का फॉर्मेशन नहीं था, ठीक है। ये क्या था बेटा? एसिलोमेट था। और इस प्लेटीहेलमिन्थेस के मेंबर में सीलोम की जगह पर क्या पाया जा रहा था? पैरेन्काइमेटस टिश्यू पाया जा रहा था, ठीक। जैसे उसके प्लेटीहेलमिन्थेस के हम आगे गए थे, एक फाइलम आया था एस्केलमेंथिस या निमेटोडा आया था, जहां पर जो सीलोम था वो सीडोसीलोम था। एक्चुअल में सीलोम क्या होता है? सीलोम फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी होती है जिनके अंदर सारे विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा? बात होते हैं, तैरते हुए रहते हैं, उसी के अंदर इमिडिएट रहते हैं, ठीक। और ये सीलोम बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से पेरिटोनियम की कवरिंग से जो है बंधे हुए रहते हैं। और ये पेरिटोनियम की जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मेसोडर्म कहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि मेसोडर्म का ही डेरिवेटिव क्या है? हमारा पेरिटोनियम है। इसलिए याद करिए, जब मैंने आपको किडनी पढ़ाया था, हमने आपको ड्यूडेनम के बारे में पढ़ाया था, तो इन दोनों के बारे में बताया था कि इनकी जो पोजीशन होती है वो रेट्रोपेरिटोनियल होती है, मतलब पेरिटोनियम के ठीक पीछे होती है। इसका मतलब ये जो विसरल ऑर्गन्स हमारे थे, वो विसरल ऑर्गन्स पूरी तरीके से चारों तरफ से पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं थे, एक साइड से कवर्ड थे। समझ में आई बात? किडनी की पोजीशन कैसी थी? रेट्रोपेरिटोनियल थी। और अगर वर्टिब्रा के केस में बात करेंगे, थोरेसिक 12 से लंबर 3 तक इसकी पोजीशन थी, डॉर्सल साइड पर थी। ये सब बात याद है थोड़ा सा आपको? ठीक। तो हम इसमें वापस आते हैं कि ये इम्प्लांटेशन जो हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो गया, अब गैस्ट्रुलेशन की बात करते हैं। तो गैस्ट्रुलेशन में होता यह है कि ये जो ब्लास्टोसील की कैविटी है, ये ब्लास्टोसील की कैविटी क्या होगी? डिसअपियर होगी, और बीच में एक और कैविटी बनना शुरू होगी। उस कैविटी को हम क्या बोलेंगे? आर्केंट्रॉन कैविटी, ठीक है। क्या बोलेंगे? आर्केंट्रॉन कैविटी। और ये कहा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गैस्ट्रुलेशन इज मार्क्ड बाय ऑब्लिटरेशन ऑफ द ब्लास्टोसील। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि गैस्ट्रुला इज मार्क्ड बाय ऑब्लिटरेशन ऑफ द ब्लास्टोसील। तो यहां पर देखिए, जो गैस्ट्रुला हम बना रहे हैं, जो गैस्ट्रुला देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये कुछ एनिमल्स में इस तरीके से गैस्ट्रुला की स्टेज हमें दिखाई पड़ती है। ये जो कैविटी दिख रही है इसको हम बोलते हैं बेटा आर्केंटेरॉन। यह है आपकी आर्केंट्रॉन कैविटी। और ये जो आर्केंट्रॉन कैविटी है बाहर की तरफ से ओपन होगी, और इस ओपनिंग को हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा और कंफ्यूज करेगा कि ब्लास्टोपोर कहाँ बनता है। आधी ज्यादा आबादी लगा क्या है कि ब्लास्टोसील, कीवर्ड लगा हुआ ना, ब्लास्टोसील, ये मिल रहा है आपस में। तो क्या होगा भाई? आधे से ज्यादा आबादी क्या लगाएगी? ब्लास्टोपोर। बट वो ब्लास्टोसील, बट ब्लास्टोपोर किसका पार्ट है बेटा? गैस्ट्रुला का पार्ट, ठीक है। इसी गैस्ट्रुला में क्या होगा? मैंने क्या बताया? यहाँ पर ब्लास्टोसील कैविटी जो होती है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, रिड्यूस हो चुकी होगी। तो हम लिख सकते हैं गैस्ट्रुला इज मार्क्ड बाय, गैस्ट्रुला इज मार्क्ड बाय obliteration of ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील का क्या होता है बेटा? ऑब्लिटरेशन होता है, खत्म होता है। इस गैस्ट्रुला की स्टेज पर जो रेट ऑफ क्लीवेज होता है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। रेट ऑफ क्लीवेज जो है वो स्लो हो जाता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस। रेट ऑफ क्लीवेज आपका स्लो हो जाएगा, रेट ऑफ क्लीवेज यहाँ पर स्लो हो जाएगा। और दो मेन इवेंट्स यहाँ पर होते हैं।
कौन कौन से दो मेन इवेंट्स होते हैं? एक तो डिफरेंशिएशन होगा और दूसरा क्या होगा बेटा, मार्फोजेनेटिक मूवमेंट होगा। अब सवाल पूछेगा कि मार्फोजेनेटिक मूवमेंट किस स्टेज पर दिखाई पड़ता है, तो वो स्टेज कौन सी होगी, हमारी गैस्ट्रुला की स्टेज होगी। ठीक है, अब ये जो मार्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है वो आपका दो टाइप का होता है, एपिगोली होता है, एम्बोली होता है। तो उस पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं कि एपिगोली क्या है, एम्बोली क्या है, ठीक। लेकिन इतना जानिए कि जो मार्फोजेनेटिक मूवमेंट हमारा हो रहा है, ये मार्फोजेनेटिक मूवमेंट किस लिए हो रहा है, ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए हो रहा है। सुन रहे हो, किसके लिए हो रहा है, ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए हो रहा है, ऑर्गन के फॉर्मेशन के लिए हो रहा है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पर दो मेन इवेंट्स होते हैं बेटा गैस्ट्रुला में, ठीक। यहाँ पर दो मेन इवेंट्स होते हैं, लिखिएगा, देयर आर टू मेन इवेंट्स, देयर आर टू मेन इवेंट्स इन गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में दो मेन इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट क्या है, फंक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे इवेंट हो रहा है। पहला इवेंट क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ द ब्लास्टोमियल्स, ठीक है। पहला क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियल्स। डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियल्स, ठीक है। और दूसरा क्या होता है बेटा, मार्फोजेनेटिक मूवमेंट। मार्फोजेनेटिक मूवमेंट क्या मतलब है यहाँ पर, डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर का जो डिफरेंशिएशन है बेटा, इसमें आप समझिए कि ये ब्लास्टोमियर जो है, यानी कि जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ब्लास्टोमियर सेल विच आर एग्रीगेट टू ईच अदर, ठीक है। और एनिमल पोल की तरफ जाकर के शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, इसकी दौर में आपको बताना भूल गया कि ये जो आप देख रहे हो ना स्ट्रक्चर, ये जिधर एनिमल सेल मास जाकर के अटैच होता है उसको एनिमल पोल, और ये दूसरा वाला जो पोल होता है वो वेजिटल पोल होता है, ठीक। तो यही इनर सेल मास जो होता है ब्लास्टोमियर डिफरेंशिएट हो जाता है जर्मिनल लेयर। किसमें डिफरेंशिएट होता है बेटा, ये जर्मिनल लेयर में डिफरेंशिएट होता है। और ये जो जर्मिनल लेयर्स हमारे हैं, ये कौन कौन से हैं, आपका एक्टोडर्म, आपका एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में क्या बनता है, मेसोडर्म। मेसोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ठीक है। अच्छा, अब आप बताइए, यहाँ पर काम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको डेली लाइफ से रिलेटेड, मैराथन की दौड़ आपने देखा है, मैराथन की दौड़ 1-2 किलोमीटर की नहीं होती, करीब करीब 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर इस तरीके से होती है। जो धावक होता है, दौड़ने वाला एथलीट होता है, वो धीरे धीरे दौड़ता है शिविर में, धीरे 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 धीरे। और जैसे ही उसे लगता है कि अब हमारी मंजिल थोड़ा करीब आ रही है, मेन इवेंट अब यहाँ पर करना है, तो उस वक्त क्या होता है, उसके अंदर की एनर्जी बढ़ती है और थोड़ा सा रिएक्शन फास्ट करता है। तो यहाँ पर रिएक्शन फास्ट नहीं हम बता रहे हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जब इसको काम ज्यादा करना पड़ेगा तो इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टोर्ड फॉर्म में जो इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है ट्रोफोब्लास्ट से, वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही मिल रहा होगा, ठीक है। क्योंकि सारे सेल्स के अंदर सारे सेल ऑर्गेनिज्म मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद है। तो ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन है, ऑक्सीजन कंजम्पशन यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। और एटीपी की सिंथेसिस भी बढ़ जाएगी और अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो इसको हो रही है वो पूरी तरीके से इसको पूरी हुई, ठीक। यहाँ पर इस स्टेज में जब मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, ऑर्गेनोजेनेसिस यहाँ पर स्टार्ट होती है और इस स्टेज पर एम्ब्रियो जो होता है वो कंज्यूम करता है मैक्सिमम ऑक्सीजन, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीजन को ये क्या करता है बेटा, कंज्यूम करता है। रिस्पॉन्स को लिख लीजिएगा कि यहाँ पर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट में
जो ब्लास्टोमियर होता है वो कंज्यूम करता है मैक्सिमम ऑक्सीजन ड्यूरिंग गैस्ट्रोलाइज स्टेज। गैस्ट्रोलाइज स्टेज में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को क्या करेगा भाई, कंज्यूम करेगा। ठीक, और मैं बता दूं कि जो मूवमेंट हो रहा है, जो मूवमेंट होता है, दो टाइप का मूवमेंट होता है, खाली नाम याद कर लीजिए। दो टाइप का मूवमेंट होता है, कौन सा बेटा, एपी बोली और एम बोली। एपी बोली और एम। मार्फोजेनेटिक मूवमेंट में जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं हमारे, ये ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं, जो मूवमेंट शो करेंगे, उस मूवमेंट को हम बोलेंगे बेटा अमीबॉइड मूवमेंट। क्या कहेंगे, अमीबॉइड मूवमेंट। और इसी अमीबॉइड मूवमेंट की वजह से, इसी अमीबॉइड मूवमेंट की वजह से क्या होगा, स्टार्ट दी ऑर्गेनोजेनेसिस, स्टार्ट दी ऑर्गेनोजेनेसिस। यहाँ पर ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट, यहाँ पर क्या होगा बेटा, ऑर्गेनोजेनेसिस यहाँ पर स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड द एम्ब्रियो कंज्यूम मैक्सिमम ऑक्सीजन ड्यूरिंग द गैस्ट्रोलाइज स्टेज। ठीक, तो ये पूरे इवेंट्स आपके खत्म हो गए। अब प्रॉपरली हमने पढ़ लिया, जाइगोट पढ़ लिया, हमने क्लीवेज पढ़ लिया, हमने मरूला पढ़ लिया, हमने ब्लास्टुला पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, गैस्ट्रुला पढ़ लिया। ठीक है, जब इम्प्लांटेशन होगा, जब इम्प्लांटेशन होगा, पानी लाएगा, इस डायग्राम से कुछ याद आ रहा है, इस डायग्राम से कुछ याद आ रहा है, मुझे तो याद आ रहा है बड़ा। इस डायग्राम से याद आ रहा है डेवलपमेंट ऑफ सीलोम। सीलोम बनता कैसे, दो टाइप का सीलोम बनता है, एक साइटोसीलस बनता है और एक एंटेरोसीलस बनता है। सुन ही लेना, जो साइटोसीलस होता है वो बनता है स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से। जैसे साइटोजीनस है, हमने बताया था ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, साइटोजीनस का सेपरेशन था, मतलब स्प्लिटिंग थी। तो वैसे ही जो सीलोम होता है दो टाइप से बनता है, एक साइटोसीलस बनता है और एक कैसा बनता है, एंटेरोसीलस बनता है। जो साइटोसीलस सीलोम बनेगा उसमें जो एनिमल्स इंक्लूड किए जाएंगे वो प्रोटोस्टोमिया वाले एनिमल्स होंगे। प्रोटोस्टोमिया का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर माउस का फॉर्मेशन पहले होता है, एनस का बाद में होता है। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, स्टोमा मतलब माउस। ठीक है, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, जैसे प्रोटोजोआ प्रिमिटिव जून, शुरुआत का एनिमल। ठीक है, वैसे क्या होता है प्रोटोस्टोमिया, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, स्टोमा मतलब माउस, मतलब जिसमें पहले माउस बन रहा है। प्रिमिटिव मतलब पहले पहले माउस बन रहा है और स्टोमा बाद में बन रहा है, माउस बाद में बन रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो एनिमल्स हैं जैसे एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का, आम एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का, इन सारे एनिमल्स में जो डेवलपमेंट ऑफ सीलोम है वो किस वे से हो रहा है, साइटोसीलस वे से हो रहा है। और साइटोसीलस वे में क्या होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से, मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से जो सीलोम बनेगा पूरा पूरा, उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोसीलस बोलेंगे। लेकिन मोलस्का के बाद जितने भी एनिमल्स आते हैं आपके इकाइनोडर्मेटा से लेकर के पूरे पूरे कॉर्डेटा तक, वहां पर जो सीलोम का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा बताइए, एंटेरोसीलस होगा। ठीक है, एंटेरोसीलस, एंटेरो वर्ड आया आर्केंट्रॉन से। इसमें क्या होगा कि ये जो आर्केंट्रॉन की कैविटी है इसकी आउट पाउचिंग होगी और फिर उससे जो सीलोम बनेगा वो एंटेरोसीलस होगा। और उसमें जो एनिमल्स आते हैं आपके इकाइनोडर्मेटा से लेकर के ऑर्डेटा तक आते हैं और इनको अंडर कैटेगरी रखा गया है, किसके, ड्यूटेरोस्टोम्स के अंडर कैटेगरी रखा गया है। तो जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं हमारे वो कौन किसमें आते हैं बेटा, आपके एंटेरोसीलस वाली कैटेगरी में आते हैं। और इनके अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो आपके इकाइनोडर्मेटा से लेकर के कॉर्डेटा तक आते हैं। हम लोग कौन है, हम लोग बताइए, ड्यूटेरोस्टोमस, ड्यूटेरोस्टोमिया। ड्यूटेरोस का मतलब होता है सेकंड, ड्यूटेरो का मतलब होता है सेकंड, स्टोमा मतलब माउस, सेकंड माउस का मतलब होता है पहला एनर। ठीक है, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थी आपको मैंने बता दिया इससे गैस्ट्रुला से रिलेट करके। ठीक, अब जो अगला पॉइंट है प्रॉपरली हम आपको बताएंगे डेसिडुआ वगैरह क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए
हाफ पोर्शन हमने बनाया, इतना समझते हो आप लोग, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब था ये, मैंने बताया था। हमारा हाथ देखो, ओवा निकला, इंफेंटिबुलम पर आया, ठीक है, एम्पुलर रीजन पर आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, सीलियरी मूवमेंट की वजह से ये खिसकता हुआ आगे जा रहा है, सीधे सीधे मोरुला बना, ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला यहाँ पर आया, जोना हैचिंग हो चुकी है। अब ये कहाँ पर जाएगा, मिड डॉर्सल एरिया में जाएगा फंडस के, और वहां पर जाकर ये क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। अब जब इम्प्लांट होगा तो इम्प्लांटेशन के बाद देखिएगा ध्यान से, कोई स्ट्रक्चर है थोड़ा सा बॉल वॉल टाइप का है कुछ, कल कहे थे लाके ले आना, लेकिन लाए नहीं तुम लोग। बॉल है नहीं, मान लेते हैं कि ये क्या है बेटा, ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो नहीं है एम्ब्रियो। ये जो लाइनिंग दिख रही मेरा हाथ जो है, ये है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम पर आकर के इस तरीके से अटैच हुआ, जैसे ही अटैच हुआ तो ये एंडोमेट्रियम इसके ऊपर एक कवरिंग ऐसे बना लेगी। डेसिडुआ का मतलब होता है कवर, ये ऐसे कवर बनाएगी। तो जो कवरिंग इसको पूरी तरीके से, एंडोमेट्रियम की वो लाइनिंग जो इसको पूरी तरीके से ऊपर से कवर किए रहेगी, उसको हम बोलेंगे डेसिडुआ कैप्सुलरी। कैप्सूल बना रही है ना, क्या बोलेंगे, डेसिडुआ कैप्सुलरी। और जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बेस पर रहती है नीचे की तरफ से, ये वाली, इसको हम बोलेंगे डेसिडुआ बेसिलिस। क्या बोलेंगे, डेसिडुआ बेसिलिस। और साइड में किनारे की तरफ यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा एंडोमेट्रियम का, उसको हम बोलेंगे डेसिडुआ पेराइटलिस या डेसिडुआ वेरा। क्या बोलेंगे, डेसिडुआ पेराइटलिस या डेसिडुआ वेरा। तो ये 3 डेसिडुआ आपको दिखाई पड़ते हैं। और एक्चुअल में ये जो डेसिडुआ बेसिलिस है, यही डेसिडुआ बेसिलिस प्लेसेंटा बनाने में मदद करता है। डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ जो है आपका पेराइटलिस, ये मदद नहीं करता। अब एक्चुअल में क्या है कि अगर ये डेसिडुआ बेसिलिस आपका प्लेसेंटा बनाने में हेल्प कर रहा है, प्लेसेंटा बना रहा है ये, ठीक है, इसके साथ कोरियन के साथ मिल सकते, ठीक है। तो जब पार्चुरेशन होगा, जब बच्चे की डिलीवरी होगी, तो उस टाइम पर ये डेसिडुआ भी शट ऑफ हो जाता है। क्यों, क्योंकि एंडोमेट्रियम का तो नहीं चल दोबारा बनना प्रोलिफरेशन के स्टेज में। समझ में आई बात, ठीक। तो इस पॉइंट पर अच्छे से समझिएगा कि हम बताने जा रहे हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन कहां पर हो रहा है बेटा, मान लीजिए यहाँ पर इम्प्लांटेशन अगर हो रहा है, ये एंडोमेट्रियम की वॉल है, ठीक। और यहाँ पर इस रीजन पर, यहाँ पर अब देखिए, ये आ रहा है क्या, एम्ब्रियो, ऐसे इन जनरल समझिए। तो ये क्या होगा कि ये इसके चारों तरफ जो है ये आपका ये कवरिंग बना देगा, और ये कवरिंग तब तक बनी रहेगी जब तक ये पूरा प्रॉपर फीचर के फॉर्मेशन में नहीं आ पाए, और फिर धीरे धीरे इसको सपोर्ट मिलता चला जाएगा। तो ये जो ये नीचे वाला जो एरिया दिख रहा है आपका, ये वाला है, ये वाला, ये एंडोमेट्रियम का ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम पूरा पूरा डेसिडुआ के फॉर्म में बनाते हैं। और ये जो दिख रहा है बेटा, ये है एम्ब्रियो, और ये जो दिख रहा है ये है आपका डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ये जो दिख रहा है ये है आपका डेसिडुआ पेराइटलिस। और ये जो एरिया दिख रहा है ये वाला पर्टिकुलर, इसको हम बोलते हैं डेसिडुआ। अच्छा, नाम से डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, लेकिन एक कवरिंग का इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर ये जो बात कर रहे थे बेटा, ये बात कर रहे थे हम इम्प्लांटेशन,
इम्प्लांटेशन की बात करें तो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है जनरली? मिड डॉर्सल फंडस पार्ट ऑफ यूट्रस, ठीक है। चलिए साइट इसका क्या है बेटा? इसका साइट है मिड डॉर्सल फंडस ऑफ यूट्रस, मिड डॉर्सल फंडस ऑफ यूट्रस, ठीक। इम्प्लांटेशन का दिन कौन सा होता है? ठीक है, 6 to 7 डे, ठीक, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। 12th डे पर, 12वें दिन पर, 12th डे पर ये जो ब्लास्टुला है या ब्लास्टोसिस्ट है, ये कंप्लीटली बरीड इन द वॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है। 12th डे पर कंप्लीटली बरीड, मतलब इसके अंदर क्या होता है बेटा? ये एंटर कर जाता है और फिर फाइनली होता क्या है ना, मालूम है? ये जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो का जो बाहर वाली लेयर वो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है। ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर अपने आप को एक्सटेंड करती है किस फॉर्म में? कोरियोनिक विलाई के फॉर्म में। इस तरीके से सिंगल लाइक प्रोजेक्शन ऐसे बनेंगे और इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं किसके साथ? डेसिडुआ बेसिलस के साथ, ऐसे। और ये फिर धीरे धीरे क्या बन जाएगा बेटा? आगे चल करके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा। और आप देखिए इस तरीके से अगर लॉक होगा तो ये जो एम्ब्रियो है ये वाला, इस एम्ब्रियो को क्या मिल रहा है बेटा? सपोर्ट मिल रहा है। और साथ ही साथ ये जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा है, इससे न्यूट्रिशन भी तो मिल रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, ठीक है। आपका जो भी एनर्जी है, न्यूट्रिएंट्स, उनकी सप्लाई हो रही है, सभी हो रही है। तो एक्चुअल में प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में कौन रोल प्ले करता है? कौन सा डेसिडुआ रोल प्ले करता है? वो रोल प्ले करेगा कौन सा? डेसिडुआ बेसिलस रोल प्ले करेगा। इसके अलावा कोई भी डेसिडुआ इसमें रोल प्ले नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे मत बैठो, नींद आती है, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बैठो, बिल्कुल ठीक। तो 12th डे पर क्या होता है? 12th डे पर हमने बताया कंप्लीटली बरीड इन द वॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है। इसमें लिख दीजिएगा कंप्लीटली बरीड इन दी वॉल ऑफ, कंप्लीटली बरीड इन द वॉल ऑफ, ठीक है। तो ये जो हमने बताया था ये क्या था बेटा? डेसिडुआ ऑफ एंडोमेट्रियम। इसमें एक पॉइंट लिखिएगा अगर डायग्राम बन गया हो तो। ये कबूतर चिल्ला रहा है। हो सकता है। हो गया बच्चे? शिफाली, अजय, गौरांगी, मेघा, उज्जवल, ममता, ठीक है बेटा। चलिए एक पॉइंट लिखिएगा कि डेसिडुआ शेड ऑफ फ्रॉम यूट्रस, डेसिडुआ शेड ऑफ फ्रॉम यूट्रस at the time of parturition, at the time of parturition, ठीक है। इसके नीचे लिखिएगा डेसिडुआ बेसिलस फॉर्म प्लेसेंटा, ठीक है बच्चे। अगला पॉइंट लिखिएगा hence human placenta is deciduate type, कैसा है? deciduate type। ह्यूमन प्लेसेंटा कैसा है? deciduate type। चलिए आप लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी निकालिए बाहर। एनसीईआरटी निकालिए बाहर। अब इसकी समरी हम देखते हैं। एनसीईआरटी जो हमें कहती है उसके पॉइंट्स को, एक एक पॉइंट्स को हमें क्या करना है बेटा? समराइज करना है अच्छे से। पहला पॉइंट ये आता है कि आफ्टर 1 month हार्ट इज फॉर्म। देखो बेटा इधर ध्यान दो प्लीज। आफ्टर 1 month हार्ट इज फॉर्म
अंडरलाइन करिएगा, मैंने कहा कि उसको एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिखिएगा आप लोग, बट आप लोगों ने लिखा नहीं है शायद, लिख लिया, वेरी गुड। तो इसमें क्या है, आफ्टर 1 month हार्ट इज फॉर्म, ठीक है, एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म। देखिए शुरुआत में क्या हुआ था कि एक ड्रग्स आई थी थैलिडोमाइड, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन थोड़ा एक्स्ट्रा है, ध्यान दीजिएगा। थैलिडोमाइड एक ड्रग आई, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो आपका जब दूसरा मंथ चालू होता है, दूसरे तीसरे मंथ में क्या होता है कि फीमेल ये कंप्लेन करती है कि वोमिटिंग की टेंडेंसी बन रही है, उसको नौजिया की टेंडेंसी बनती है, उसको जो है क्या होता है बेटा, उल्टी जैसी शिकायत होती है। तो उस टाइम पर, अब तो नहीं दिया जाता, बहुत पहले, करीब अभी 10-12 साल 15 साल पहले की बात है, 20 साल पहले की बात है, तब ये ड्रग बड़ा चलन में था, थैलिडोमाइड, ठीक है। तो इस ड्रग के देने से क्या होता था कि जो वॉमिटिंग की टेंडेंसी है, जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है, जो स्टिमुलेट हो रहा था, ठीक है, उसके बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे थे उसकी वजह से, और उसको वॉमिटिंग की टेंडेंसी बन रही थी, तो उस फीमेल को जब ये ड्रग दिया जाता था उसकी वॉमिटिंग की टेंडेंसी क्या हो जाती थी, कम हो जाती। इसीलिए फीमेल जब प्रेग्नेंट होती हैं तो शुरुआत के महीनों में नहीं, बल्कि जो है जब 2 महीना होता है, शुरुआत के दिनों में, शुरुआत के महीनों में, दूसरा तीसरा महीना जब चलता है, तब जो टेंडेंसी बनती है वोमिटिंग वाली, तो उस वक्त वो क्या फील करती है, भाई उन्हें खट्टा चाहिए थोड़ा सा, ठीक है ना, उन्हें खट्टा चाहिए होता है, तो वो खाना पीना नहीं, वो खट्टे की तरफ ज्यादा उनका माइंड जो है डाइवर्ट होता है। ठीक, क्यों डाइवर्ट होता है, क्योंकि उनके अंदर उल्टी जैसी टेंडेंसी बन रही होती है, नौजिया जैसी टेंडेंसी बन रही होती है, उसी की वजह से ऐसा होता है। तो ये ड्रग क्या करता था, उसकी टेंडेंसी को सप्रेस करता था, लेकिन इसका जस्ट बहुत ही बैड इफेक्ट क्या पड़ा, बैड इफेक्ट क्या पड़ा कि ये एक टेरेटोजन की तरह काम, इसकी तरह काम किया, टेरेटोजन, नाम पहली बार सुन रहे हो, टेरेटोजन की तरह काम किया। तो ये जो टेरेटोजन वो ड्रग्स होते हैं जो कि टेरेटोजेनेसिस को एनहेंस करते हैं, और इसकी स्टडी को हम टेरेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, हम टेरेटोलॉजी कहते हैं। नेहा से झुको, तो झुको, मार दूंगा बेटा, बदतमीजी नहीं करना, ठीक है। तो टेरेटोजन में क्या होता है कि ये जो लिम्फ का जो फॉर्मेशन होता है वो अफेक्ट कर जाता है, ठीक है, किसी की उंगलियां नहीं रहेंगी, एक्स्ट्रा जो होता है वो अलग बात है, वो टेरेटोजन में नहीं आएगा। क्या होता है, उंगलियां नहीं रहेंगी, या खाली ये इतना इस तक अलग हो जाएगा, और यहाँ पर छोटे छोटे लिम्फ के डिजिट्स आपको दिखाई पड़ेंगे, पॉइंट्स दिखाई पड़ेंगे, कभी पैर नहीं रहेगा। तो इसका जो है असर होता है। हमारे पड़ोस में, जस्ट हमारे घर के 4 घर छोड़ करके, तो भाभी लगती है, मोहल्ले में जितनी औरतें हैं जो आई हैं तो सब भाभी ही लगेंगी, चाची वाची तो लगेंगे नहीं इस उम्र में हमारे, ठीक है। तो उनका बेटा है इस वक्त, उनके बेटे की उम्र 24-25 साल, तो उसका एक हाथ जो है ही नहीं यहाँ पर, उसका एक हाथ यहाँ वाला हिस्सा है ही नहीं। वजह क्या थी, वजह यही थी, सिंपल सी वजह ये थी, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए। समरी में हमने आपको बताया एंड ऑफ सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड एट द एंड ऑफ 12th वीक, दैट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक ट्राइमेस्टर में 3 महीने होते हैं और एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, इसलिए 4 4 8 4 12 हफ्ते का 3 महीना हो गया। 3 ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। एंड यू हैव टू नो आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर द प्लेसेंटा इज फुल्ली फंक्शनल, बात को लिखिएगा, आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्लेसेंटा इज फुल्ली फंक्शनल। हमारा जो प्लेसेंटा होता है बेटा ये फुल्ली फंक्शनल हो चुका होता है। इसीलिए इनका क्वेश्चन था कि आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर इफ बोथ ओवरी विल रिमूव देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फीटस, फीटस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जवाब आपका होना चाहिए कि प्रेगनेंसी क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी, वो बच्चा नॉर्मली पैदा होगा, लेकिन दूसरा बच्चा होगा ही नहीं, क्योंकि ओवरी है ही नहीं, तो वो कहाँ से आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो प्लेसेंटा हमारा है, प्लेसेंटा अपने आप में फुल्ली फंक्शनल हो चुका है, प्लेसेंटा वो सारे हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसकी हमें जरूरत, ठीक। अब अगला पॉइंट आपसे पूछेगा क्वेश्चन, द फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द फीटस एंड द अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन द हेड
आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ, 5वें मंथ में। अच्छा, इस बीच में जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाली बात थी वो कब डिसाइड होगा? जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा होगा तब, है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन तो आप लोग जानते हैं। एंड ऑफ द 24 वीक यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर, बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, आईलिड्स सेपरेट एंड आईलैशेस आर फॉर्म। जो आईलिड्स होती हैं, आंख बंद रहती है बच्चे की। अब ये जो आईलिड्स यहाँ पर आप देख रहे हो, ये कौन से मंथ में बेटा आप बताइए? सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड पर ये आंखें क्या हो जाती है बेटा? ये आईलिड जो होती है वो सेपरेट हो जाती है। ठीक, चुप हो जाओ, गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेटा? एंड ऑफ 9 मंथ, 9 मंथ की प्रेगनेंसी अब हो गई। अब बच्चा जो है क्या होगा बेटा? अब उसकी डिलीवरी, ठीक है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स एक्शन आएगा यहाँ पर। अब हम बात करेंगे किसकी? पार्चुरेशन की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि क्या होगा बेटा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एंड द प्लेसेंटा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एंड प्लेसेंटा की बात करेंगे, ठीक। देखो एक चीज यहाँ पे, ये वाला डायग्राम आपने देखा था, Yes. ये डायग्राम आप देख रहे हो ना ध्यान से। ये जो इनर सेल मास जिस ट्रोफोब्लास्ट सेल से लगा हुआ होता है, कल हमने बताया था ना, ये जो लगा हुआ होता है, ये सेल्स जो होती हैं इनको हम बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर, सेल्स ऑफ रॉबर, ठीक है। जब ये इनर सेल मास अपने आप को डिफरेंशिएट करती हैं इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में, उस टाइम पर यहाँ पर जो होता है एक कैविटी बनती है जिसको हम एमनियोटिक कैविटी कहना शुरू कर देते हैं। और ये जो आपके सेल्स ऑफ रॉबर है यही आगे चल करके एमनियोजेनिक सेल्स बनाती है। क्या बनाती हैं? एमनियोजेनिक। एमनियो प्लस जेनिक, जेनिक का मतलब होता है बनाने वाला। तो ये क्या कर रहा है? एमनियोन को बनाने वाला है, ठीक है। तो ये एमनियोजेनिक सेल्स होती हैं जो आगे चल करके एमनियोटिक कैविटी में डिफरेंशिएट होती है, ठीक। ठीक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में आप देखिए, ये जो एम्ब्रियो है हमारा, इस एम्ब्रियो में दो चीजें हैं, एक आपका है इनर सेल मास और दूसरा क्या है आपका? पेरीफेरी पर मौजूद है ट्रोफोब्लास्ट। पेरीफेरी पर क्या मौजूद है बेटा? ट्रोफोब्लास्ट, ठीक। इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट मौजूद है। हम आपको एक बार नहीं कई बार बताए हैं कि ये आपका बनाता है एम्ब्रियो प्रॉपर। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो प्रॉपर। इसी को हम बोलते हैं बेटा एम्ब्रियो ब्लास्ट। बार बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। एम्ब्रियो ब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट जो है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएगा, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट Yes. फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन किसके लिए होगा बेटा? इट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। इट प्रोवाइड फैसिलिटीज like nutrition, respiration, excretion, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। आपका ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, नाम से क्लियर होना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर जो आपकी दिख रही है एक्टो, मेसो, एंडो, इसके अलावा
है ना। जैसे आप अपनी एकेडमिक्स के अलावा जो एक्टिविटी करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। जैसे किसी को डांस पसंद है, सिंगिंग पसंद है, जैसे ऋतिक शुक्ला और हरीश नायक, इनको लड़ाई करना पसंद है, तो इनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या है, लड़ाई झगड़े में इनका दिमाग लगता है। ठीक है, कहाँ झगड़ा नहीं हो रहा वहाँ झगड़ा लगा देंगे लोग। ठीक है, जहाँ पर झगड़ा हो रहा है वहां पर झगड़े को और भड़का देंगे लोग। तो ये इनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। ठीक है, तो आप ऋतिक शुक्ला और हरीश नायक की जगह कोई और नाम भी रख सकते हैं। मोहन रख सकते हैं और सोहन रख सकते हैं। मतलब ये तो नाम है, नाम से किसी का कैरेक्टर नहीं समझ में आता ना, बायोलॉजी में लेकिन होता है। नाम से ही आधा कैरेक्टर समझ में आता है कि इसके पीछे की वजह क्या है। एक्सट्राएम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आपकी कौन कौन सी होती है? एमनियॉन। कौन सी होगी बेटा? एमनियॉन। दूसरा कोरियन। तीसरा यॉर्क सैक। चौथा बोलो एलेंटॉइड। मेनली एमनियॉन, कोरियन और यॉर्क सैक एलेंटॉइड का फंक्शन क्या है हम देखेंगे आगे चलकर। अब इसी बेसिस पर अगर एमनियॉन है तो उस एनिमल को हम एमनियोटा कहते हैं, और अगर एमनियॉन नहीं है तो उस एनिमल को हम क्या बोलेंगे? एनेमियोटा कहेंगे। ठीक है, तो बात को समझिए कि अगर एमनियॉन है, अगर एमनियॉन प्रेजेंट है, अगर एमनियॉन प्रेजेंट है तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं बेटा एमनियोटा। ठीक है, और इसमें जो एनिमल्स आते हैं उसका एग्जाम्पल क्या होगा? तुम एमनियोटा में हो कि नहीं हो? तुम एमनियोटा में हो तो आप लोग भगवान Yes, श्री sir. राम का नाम लीजिए और खुश रहिए। ठीक है, आप भगवान श्री राम का नाम लीजिए और जीवन में आनंद में रहिए। ठीक है, आर स्टैंड फॉर द रेप्टाइल, आर स्टैंड फॉर द बेटा रेप्टाइल, ए स्टैंड फॉर द एव और एम स्टैंड फॉर द बोल दो Mammal. मैमल। ऐसा सुस्त होकर के बैठे हो सबके सब, ऐसा लग रहा है जैसे बाकी खाना खाते बैठे हो। ठीक, अभी कुछ खिलाएंगे तुम लोग को, टेंशन मत लो। हाँ, अभी कुछ खिलाएं। और जो ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन उसको कैसे खिला सकते हैं? ठीक है, यही है ना। देखो अभी हमने क्या कहा, इन दोनों के अंदर नेचर है झगड़ा लगाने वाला। ठीक है, अगर किसी के अंदर एमनियॉन नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एन एमनियोटा। क्या बोलेंगे उसको हम? एन एमनियोटा। इस एन एमनियोटा में कौन कौन से एनिमल्स आएंगे जरा बता दीजिए। Sir, आप बोलो. जैसे इसका एग्जांपल हो गया आपका साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मतलब माउस, राउंडेड। कहते साइक्लोन आया, चक्रवात आया। चक्रवात में क्या होता है? जो तूफान आता है बाउंडर टाइप का आता है ना, गोल 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 घूमता है। साइक्लोन, साइक्लो मतलब रिंग लाइट, पढ़ा होगा ना। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोऑक्टेन, है ना, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, ये सब आपने पढ़ा है। तो साइक्लो का मतलब ही होता है रिंग। और यहाँ पर हमारी बायोलॉजी में जो रिंग होती है वो स्फेरिकल होती है, और आपकी केमिस्ट्री में जो रिंग होती है वो ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है। ठीक है, और आपकी ऐसे हो सकती है, ये ऐसे हो सकती है। अलग अलग टाइप की आपकी केमिस्ट्री में रिंग हो सकती है, बट हमारे यहाँ जो रिंग है वो ऐसी है। हम बायोलॉजी वाले एक ही रिंग जानते हैं। आज वैलेंटाइन डे है, आज कोई रिंग देगा, कोई रिंग लेगा। ठीक है, किसी को फोड़ा जाएगा, बजरंग दल वाले घूम रहे होंगे पार्क पार्क में। ठीक है, पकड़ पकड़ के शादियां करवाई जाएंगी जबरन। होता है, ऐसे हादसे होते हैं। ठीक है, तो साइक्लोस्टोमेटा, और इसमें कौन कौन से आएंगे बेटा?
स्पाइसिस और आपका एम्फीबिया। ठीक है, क्या आएगा बेटा? एम्फीबिया। यह है आपका एम्फीबिया, ये आपके एनएमयू का। ठीक, अरे पहले चले आगे। Yes, sir. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अगर हम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे, मैं बताता हूँ कि ये है आपका क्या, एम्ब्रियो। ये मान लेते हैं ये क्या है, एम्ब्रियो। ठीक है, समझ में आई बात? ये क्या है, एम्ब्रियो। इसके बाहर हम बनाएंगे कवरिंग। इसके बाहर हम क्या बनाएंगे बेटा? अब कवरिंग, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आपको दिखाएंगे ये कैसे होता है। चलो हमारे साथ बनाते हुए चलिए। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया आपका। ठीक, और एक स्ट्रक्चर इसके बाहर बनेगा, ये लेयर इसके बाहर बनेगा, ये बाहर। देखो ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। ये कुछ डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, वो लाइनिंग आपको दिखाई पड़ेगी, इसको थोड़ा सा कंसीडर करिएगा। ठीक है, ये यहाँ, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, बताइए बाहर की तरफ क्या होगा? बोलो भाई, बाहर की तरफ कौन सी लेयर होगी? सबसे बाहर की तरफ कौन सी है? सबसे बाहर की तरफ कोरियन ही तो होगी। क्यों कंफ्यूज रहते हो? बाहर की तरफ कोरियन रहेगा क्योंकि वही तो एंटर कर रहा है ना एंडोमेट्रियम के अंदर, कोरियोनिक विलाई बना करके। समझ में आई बात? इस तरीके से याद रखना। ठीक, अब यहाँ पर ये जो जगह दिख रही है, ये हिस्सा जो दिख रहा है बेटा, ये बड़ा मजेदार है। ये है एक्चुअल में आपका प्लेसेंटा। ठीक है, ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ये है प्लेसेंटा। नामकरण कर लें सर, थोड़ा सा इसका नामकरण कर लेते हैं। नाम लिख लेते हैं। बाहर की तरफ ये जो लेयर है, इस लेयर को हम बोलते हैं बेटा कोरियन। ठीक है, ये क्या है? कोरियन। ये जो लेयर आपको दिख रही है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं बेटा एमनियन।
ठीक है, क्या है ये आपका एमनियॉन। ये जो कैविटी दिख रही है, ये कैविटी, इस कैविटी को हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। ये जो एमनियोटिक कैविटी है, ये एम्ब्रियो को पूरी तरीके से या फीटस को चारों तरफ से कवर किए हुए है, और ये जो है एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एमनियोटिक कैविटी है ये। फिर ये जो बीच में ये जो दिख रहा है ना बेटा, ये क्या है, फीटस। ये है फीटस। ठीक, और ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये क्या है बेटा, इट इज अ रेमिनेंट ऑफ, मतलब बचा हुआ पार्ट है, रेमिनेंट ऑफ यॉर्क सैक, रेमिनेंट ऑफ यॉर्क सैक। ठीक, ये जो कैविटी दिख रही है यहाँ पर, ये वाली जो कैविटी है, ये है आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। यह है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। बच क्या रहा है, किसका नाम बच गया, ये हिस्सा बच गया, ये है प्लेसेंटा। ठीक, अब ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, जो कि ये वाला है, ये बनाया क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड। दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, बन गया। Yes. ठीक है, अब बारी बारी से इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे, और फिर पार्चुरेशन करवा के, ठीक है, फिर हम आप लोगों को बैठा दिया है। पार्चुरेशन में क्या आएगा, बेबी आएगा, बाबा आएगा, जो भी आएगा वॉट एवर, उसके बाद हम बैठाएंगे। ठीक है ना, ये हर बार होता है और हर साल होता है। प्लेसेंटा विलाई जो होता है वो डेसिडो अबेसिलिस बनाएगा, कोरियोनिक विलाई जो है वो आपका कोरियन। पता है ना, इंटरडिजिटेशन जैसा होता है ये, मान लीजिए ये कोरियोनिक विलाई है और ये प्लेसेंटा, ये है ना ये। ठीक है, देखो फंक्शन देखो, कोरियोनिक विलाई न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा यहाँ से प्लेसेंटल विलाई से, और प्लेसेंटल विलाई क्या करेगा, इसका जो वेस्टेज मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ से, फीटस। ठीक है, देखो बेटा आगे मैं बताऊं आपको एमनियॉन क्या है। ठीक है, बारी बारी से चलते हैं, इसको समझिए आप। ठीक है, अब देखिए एमनियोटिक कैविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। Yes. शुरू मतलब कभी कभी एक कंडीशन आ जाती है वाटर ब्रेक। वाटर ब्रेक, वाटर ब्रेक में क्या होता है, ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है रिलीज करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसको जो फीटस को जो बायोन्सी मिल रही है, फीटस को जो सपोर्ट मिल रहा है, फीटस का जो मूवमेंट फ्रिक्शन लेस हो रहा है, वो नहीं हो पाता, और वो कंडीशन थोड़ी सी खतरनाक, तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाता है उस फीमेल को जिसके अंदर ये शिकायत है। तो ये गायनेकोलॉजी में आप पढ़िएगा एमबीबीएस में जाने के बाद, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर नीट एग्जामिनेशन। पढ़ाने को तो बहुत कुछ इसमें, बहुत कुछ, इतना कुछ है कि अभी हम इसको खाली खाली इसी पे जो है रिसर्च चल सकता है 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, बट मजा तो खूब आना है, लेकिन वो रेलिवेंट नहीं है ना हमारे लिए। एमनियॉन के बारे में हम देख लेते हैं। एमनियॉन, एमनियॉन बनता है बेटा, इट इज फॉर्म्ड बाय, लिख लीजिएगा हमारे साथ साथ, फॉर्म्ड बाय एमनियोजेनिक सेल्स, formed by amniotic cells
प्लस एक्स्ट्रा आउटर एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा आउटर एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, इनसे मिलकर के ये बनता है हमारा एम्ब्रियन। ठीक, याद हो जाए तो ठीक। प्रैक्टिस के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। तो इनके बीच में आप देखोगे आगे चल करके, तो इनके बीच में कनेक्टिंग स्टॉक आता है। क्या आता है? कनेक्टिंग स्टॉक आता है। ये कनेक्टिंग स्टॉक इसके साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और इसके बाद क्या होता है, लिखिएगा अबाउट 8 वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन, about 8 week of fertilization, amnion completely incorporated into connecting stalk, which finally form umbilical cord। 8 वीक का मतलब क्या हुआ? देखिए सवाल पूछेगा 8 वीक का मतलब क्या हुआ। 8 वीक का मतलब हुआ 2 महीना। और मैंने आपको शुरू में बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, जब तक एम्ब्रियो 2 मंथ का ड्यूरेशन अचीव नहीं कर पाता तब तक हम इसको फीटस नहीं कहते। ठीक है, ऐसा मैंने पूछ लिया इसको फीटस क्यों कहा जाता है, रीजन दे दिया कि इट कंप्लीटेड दी 2 मंथ। रीजन ठीक, असेसन भी ठीक है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, लेकिन ऐसे इसके पीछे के अंदर, इसके अंदर और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए कि जब आपका ये जो एम्नियन है ये क्या बना रहा है बेटा, अम्बिलिकल कॉर्ड बना रहा है। 2 महीने में अम्बिलिकल कॉर्ड बन चुकी होती है और इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से अब क्या होगा बेटा, न्यूट्रिशन की सप्लाई वगैरह सब जो भी है सारा आवागमन इसी के जरिए हो रहा है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड बनने की वजह से ही हम इस स्टेज को फीटस कहना शुरू कर देते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड बनने से पहले हम फीटस नहीं कह रहे। अम्बिलिकल कॉर्ड बनने से पहले हम क्या बोल रहे थे, इसको नॉर्मल एम्ब्रियो कह रहे हैं। वो जो डेवलपमेंट था वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट था। अब जो डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे वो फीटल डेवलपमेंट। ठीक है, समझ में आई बात? अम्बिलिकल कॉर्ड कौन बना रहा है, एम्नियन। क्वेश्चन आपका बनेगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड कौन बना रहा है, आपका एम्नियन बना रहा है। ठीक है, ये एम्नियन आपका अम्बिलिकल कॉर्ड बना रहा है। ठीक है, देखा है ना। शुरू में क्या होता था कि जब अनहाइजीनिक कंडीशन रहती थी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, अभी आगे के दिन पढ़ेंगे, तो क्या करते हैं हम लोग, कट कर देते हैं। क्या कट कर देते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड करते हैं कट, ताकि मदर और बेबी के बीच का जो रिलेशन है, जिस अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उसको हम कट करके हटा देते हैं। पहले क्या करते थे, जैसे ये मान लीजिए ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, इधर प्लेसेंटा है और इधर बेबी। ठीक, पहले हम क्या करेंगे, इधर से दबाएंगे क्लैंप से, इधर से क्लैंप से दबाएंगे और फिर बीच में कट सीजर मारेंगे, सीजर यहाँ से मारेंगे, अलग है। इसी टाइम पर RH एंटीजन वाला भी आवागमन एक्सचेंज हो जाता है, इसलिए पहली बेबी के बाद दूसरा बेबी जो होता है वो नहीं बन पाता है ना। RH एंटीजन पढ़ा था ना, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, which finally form umbilical cord। Embryo in this stage is called the fetus, which remain hanging in amniotic fluid, which remain hanging in amniotic fluid, which remain hanging in amniotic fluid। दूसरा पॉइंट है बेटा, एम्नियन हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, कोरियन की बात। किसकी बात करेंगे, कोरियन की बात करेंगे।
कोरियन एक्चुअल में क्या है? इट इज द आउटर, ये बनता किससे? फॉर्म्ड बाय आउटर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, ई का मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, ट्रिपल ई, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म प्लस सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, प्लस सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, ये मिलाकर के क्या बनते हैं बेटा? कोरियन बनते हैं। और ये जो कोरियन है बना कैसे? ये जो आपका ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ध्यान से देखिएगा इधर, ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है बच्चे, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई पड़ते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई पड़ेंगे। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैं, इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलेंगे कोरियोनिक विलाई। क्या बोलेंगे? कोरियोनिक विलाई। क्या ये आपका कोरियोनिक? और ये जो कोरियोनिक विलाई है ये एम्बेडेड होगा डेसिडुआ में, एम्बेडेड इनटू डेसिडुआ बेसिस। और ये डेसिडुआ बेसिस एक्चुअल में क्या है? ये है एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम। अगला पॉइंट है आपका एमनियन हो गया, कोरियन हो गया, अब है आपका यॉर्क साइड। ठीक है, लिखिए आप यॉर्क साइड के बारे में। यॉर्क साइड ये बनता किससे बेटा? आउटर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक विसरल मेसोडर्म, ये बनता है आउटर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक विसरल मेसोडर्म प्लस एंडोडर्म। ये कौन सा एंडोडर्म होगा? ये आपका एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। ठीक है, इनिशियली क्या होता है बेटा? यॉर्क सैक लार्ज होता है, ध्यान से समझिएगा। इनिशियली क्या होता है? यॉर्क सैक लार्ज होता है, तो जैसे 8 मंथ होता है, मतलब 2 महीने की प्रेगनेंसी हो जाती है, तभी अपने आप को रिड्यूस करके एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेता है। इतनी इंफॉर्मेशन बच जाए कि इनिशियली ये क्या होता है? ये इनिशियली बेटा लार्ज होता है, इनिशियली ये क्या होगा? ये लार्ज होगा। देन आफ्टर 8 वीक, 8 हफ्ते के बाद ये क्या हो जाता है बेटा? रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होने के बाद ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना लेगा। क्या बना लेगा? ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना। ठीक, देखिए यहाँ पर रेमिनेंट ऑफ यॉर्क सैक मैंने दिखाया नहीं सका आपको। ये जो हिस्सा दिख रहा है ये वाला, ये देखिए, ये जो दिख रहा है, ये हिस्सा जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये हिस्सा जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बेटा रेमिनेंट ऑफ यॉर्क सैक, रेमिनेंट ऑफ यॉर्क सैक। ठीक, वो जो हिस्सा है वो क्या है? रेमिनेंट ऑफ यॉर्क सैक, इसको आप मेंशन कर लीजिए। एलेंटॉइड की बात करते हैं बेटा, किसकी? एलेंटॉइड की। एलेंटॉइड में लिखिएगा इट इज सॉलिड सिलिंड्रिकल मास, it is solid cylindrical mass formed by embryonic mesoderm, solid cylindrical mass formed by embryonic mesoderm
एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। दिस मेसोडर्म फॉर्म्स ब्लड वेसल्स, this mesoderm forms blood vessels which ensure to nutrition and respiratory supply, ensure to nutrition and respiratory supply। कुछ एनिमल्स है होते हैं जिसमें जैसे आते हैं आपके रेप्टाइल्स हो गए, आपके बर्ड्स हो गए और आपके प्रोटोथेरियंस हो गए। इसके अंदर एलेंटॉइड जो होता है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट के लिए काम करता है। कौन कौन से? रेप्टाइल, बर्ड्स और प्रोटोथेरियंस जो होते हैं किसके लिए काम करते हैं? एक्सक्रीटरी वेस्ट के लिए काम करते हैं, ठीक है। जहां पर हम आपको लेकर के चलते हैं पहले पेज पर, ये देखिए एक्चुअल में, ये देखिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये छोटा सा बेबी, ये अम्बिलिकल कॉर्ड पूरा, ये नीचे की तरफ देखिए डेसिडुआ बेसिलिस, ये जो हिस्सा दिख रहा है कोरियोनिक विलाई, ये यॉर्क टैग रेमिनेंट है, छोटा सा बना रहता है, बचा हुआ रहता है, ठीक है। और एमनियोटिक कैविटी है, ये एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, ये देखो पूरी तरीके से कवर किए हुए इसको बाहर से, तो ये क्या है आपका डेसिडुआ कैप्सुलरिस, और ये बाहर की तरफ ये जो है ये आपका डेसिडुआ वेरा या डेसिडुआ पैराइटलिस, और ये जो है म्यूकस वाला प्लग है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है। बात करते हैं बेटा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा हमारा क्या है? प्लेसेंटा हमारा एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है ना। क्या है? टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी प्लेसेंटा के बारे में? प्लेसेंटा के बारे में हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि यहाँ पर हार्मोन का सिक्रीशन होता है, और वो हार्मोन मेनली दो हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं और प्रोटीनेशियस हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो जब प्लेसेंटा की हम बात कर ही लेते हैं तो यहाँ पर आपको बता दें कि प्लेसेंटा को कहते हैं फ्लैट केक, ठीक है। बच्चों की 14 फरवरी, इसलिए फ्लैट केक की बात हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल केक है जो खाया नहीं जाएगा, लेकिन इससे खाना मिलेगा। किसको मिलेगा? डेवलपिंग फीटस को, है ना। अब केक को मुंह लगा खत्म कर दूंगी, बट ये क्या करेगा पूरे ना जो है प्रेगनेंसी पीरियड में, जिसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, उस पूरे पीरियड में ये क्या करेगा बेटा? फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। प्लेसेंटा मेनली ये क्या है बेटा? ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। और हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जितना भी हार्मोन का सिक्रीशन करता है, लगभग वो सारे हार्मोन हमारा प्लेसेंटा भी सिक्रीट करता है। ओवेरियन हार्मोन जितने होते हैं वो सारे ओवेरियन हार्मोन भी हमारा प्लेसेंटा क्या करता है? सिक्रीशन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेसेंटा एक ऐसा ग्लैंड है जिससे स्टेरॉइड हार्मोन और प्रोटीनेशियस हार्मोन दोनों का सिक्रीशन होता है, ठीक है। ऐसी कोई ग्लैंड नहीं है। ऐसी एक ग्लैंड आपकी थी एड्रिनल ग्लैंड, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहे थे एड्रिनल मेडुला से, वो आपके अमाइनो एसिड डेरिवेटिव थे, लेकिन वो पूरे प्रोटीन नहीं थे। और एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकल रहे थे वो स्टेरॉयडल नेचर के हार्मोन थे। लेकिन यहाँ पर जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा जो हार्मोन का सिक्रेशन करेगा मेनली, वो हार्मोन हमारे कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है आपका स्टेरॉयडल हार्मोन होता है, और स्टेरॉयडल हार्मोन में आपका आता है एस्ट्रोजन, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रेडियोल। क्या बोलते हैं इसको? हम एस्ट्रेडियोल कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको? हम एस्ट्रेडियोल कहेंगे। और दूसरा क्या होता है बेटा? प्रोजेस्टेरोन होता है। क्या होता है बेटा? प्रोजेस्टेरोन। तो ये तो स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं। और अगर हम प्रोटीनेशियस हार्मोन की बात करेंगे, प्रोटीनेशियस हार्मोन में आपका ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो इसका जो है सब्स्टिट्यूट है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सब्स्टिट्यूट है। और इस हार्मोन का सिक्रीशन और इस हार्मोन का सिंथेसिस इतना ज्यादा होता है कि इसका ब्लड स्ट्रीम में भी अवेलेबिलिटी बढ़ती है, और ब्लड स्ट्रीम में आने की वजह से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में भी ये
ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन आ जाता है और ये यूरिन में अपीयर होता है। यूरिन में अपीयर होने की वजह से ग्रेविडेट टेस्ट में दिया जाता है। आती है ना शिल्पा शेट्टी प्रेगन न्यूज किट लेकर के, देखा है ना, टीवी देखते हो, हमने तो 2 साल 3 साल पहले देखी थी टीवी, ठीक है। उसमें शिल्पा शेट्टी आती है प्रेगन न्यूज लेकर के, उसके उसमें क्या होता है कि एक ये किट होती है प्रेगन न्यूज की ऐसे, जिसको प्रेगनेंसी किट कहते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा होल होता है और एक तरफ टी होता है, एक तरफ टी होता है, इसके ऊपर स्ट्रिप रहती है। अबे ध्यान दो इधर, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं बेटा, यूरिन के ड्रॉप्स गिराते हैं, 2 ड्रॉप्स हम यूरिन के यहाँ पर इसके ऊपर गिराते हैं। तो अगर यहाँ पर ये लाइन, दोनों लाइन पिंक हो गई, दोनों लाइन अगर पिंक हो गई, दोनों लाइन पिंक हो गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है गुड न्यूज है, ठीक है। आपका स्टेटस बदलने वाला है, ठीक है ना, आपका स्टेटस बदलने वाला है, आपकी मम्मी पापा के स्टेटस बदलने वाला है। किसको बता दो अभी नाना नानी बनेंगे, आप क्या बनोगे, तुम पा बनना बेटा, पापा मत बनना, तुम बनना पा ठीक है। तो ये गुड न्यूज है। अगर इनमें से कोई अगर एक पट्टी नहीं बनती है तो वो या तो एक में कार्ड इनवैलिड हो जाता है, ठीक है, या एक में कार्ड क्या हो जाता है, मतलब वो बताता है प्रेगनेंसी नहीं। तो ये पहला इंडिकेशन होता है प्रेगनेंसी न्यूज का कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का प्रेजेंट होना, ठीक है। तो ये आपका हो गया ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एक हार्मोन हो गया, और ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन एक हार्मोन होता है। ये मेन हार्मोन होते हैं ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन ही तो होते हैं, है ना। तो ये इसको हम कहते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा और भी जो है हार्मोन्स होते हैं, वो सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन आपका प्लेसेंटा करता है, ठीक है। जैसे कॉर्टिसोल हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, ठीक है, ये सारे हार्मोन्स का भी सिक्रीशन हमारा प्लेसेंटा करता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं बेटा पार्चुरेशन, काम तो होना चाहिए। एक बार नहीं, मैंने कई बार बताया है पार्चुरेशन के बारे में। जब हमने आपको ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ाया था तब भी बताया था कि पार्चुरेशन का फिनोमेना कैसा है। पार्चुरेशन का फिनोमेना एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। इस टाइम पर क्या होता है कि जो कंप्लीट फीटस है, ठीक है, वो और प्लेसेंटा दोनों से क्या होगा बेटा, सिग्नल जाएगा। और ये जो पार्चुरेशन है एक टाइप का न्यूरो हार्मोनल प्रोसेस होता है। पार्चुरेशन हमारा क्या है, न्यूरो हार्मोनल प्रोसेस। पार्चुरेशन हमारा है न्यूरो हार्मोनल प्रोसेस। पार्चुरेशन हमारा है न्यूरो हार्मोनल प्रोसेस। इस न्यूरो हार्मोनल प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरॉन होगा उसका लेवल डिक्लाइन करेगा, तेजी से डिक्लाइन करेगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल। और प्लेसेंटा क्या होगा बेटा, डिसॉल्व होगा और फीटस जो होगा सेपरेट होगा फ्रॉम द वॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है। प्लेसेंटा धीरे धीरे डिसॉल्व होगा, प्लेसेंटा डिसॉल्व होगा एंड फीटस जो होगा सेपरेट होगा फ्रॉम यूट्रस से। ये फीटस क्या होता है बेटा, सेपरेट, ठीक है। तो जो सिग्नल होता है ये सिग्नल कहाँ से निकलेगा, सिग्नल फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। सिग्नल फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड दी प्लेसेंटा, ये दोनों से सिग्नल निकलेगा। जब इन दोनों से सिग्नल निकलेगा तो इस सिग्नल को हम क्या बोलेंगे, इस सेक्शन को हम क्या बोलेंगे,
फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। यह है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक, पॉजिटिव मैकेनिज्म है। ठीक, समझिए बात को। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए यूट्रस की वॉल है, यूट्राइन कैविटी है। यूट्रस की वॉल कैसी है? स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन निकलेगा कहाँ से? आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा, और वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकला हुआ ऑक्सीटोसिन जाकर के स्मूथ मसल्स के ऊपर क्या करेगा? वर्क करेगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो लेबर पेन होगा। जो दर्द होता है पार्चुरेशन के दौरान उसको हम लेबर पेन कहते हैं। लेबर पेन होगा, और जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन का लेवल होगा, जितना ज्यादा लेबर पेन होगा, उतना इजी चाइल्ड। ठीक, फिर उसी सेम टाइम पर ओवरी से और प्लेसेंटा से जो रिलैक्सिंग हार्मोन निकलता है, वो पेल्विक ग्लैंड को क्या करता है? रिलैक्स करता है। ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करेगा, इसकी वजह से जो कैनाल है वो थोड़ा सा वाइड हो जाएगी और चाइल्ड बर्थ बहुत आसानी से इजीली हो जाएगा। ये जो मैकेनिज्म चलता है पॉजिटिव फीडबैक में चलता है, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं। नॉर्मली आप देखते हो जितनी मैकेनिज्म होती है वो निगेटिव फीडबैक में चलती है। जैसे T3 T4 का लेवल अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो TRH का सिक्रेशन कम हो जाता है, TSH का सिक्रेशन कम हो जाता है, तो T3 और T4 का भी लेवल ब्लड में कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ रहा है तो और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं, और बॉडी हमारी इसको बढ़ा रही होती है। और उसी सेम टाइम पर अगर आप पेशेंट को, आप फीमेल को कहाँ पर ले गए? हॉस्पिटल लेकर गए हैं, या किसी दाई को आप अपने घर पे बुलाए हैं, तो वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी लगाती है, जो पिटोसिन नाम से आता है। ठीक है, इस नाम से बाजार में अवेलेबल है, वो पिटोसिन के नाम से अवेलेबल है। तो ये एक्चुअल में क्या है? ये इसमें क्या होता है? इसमें होता है ऑक्सीटोसिन। इसकी वजह से क्या होगा बेटा? इसकी वजह से अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन और ज्यादा एलिवेट करेगा, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इजी चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो अब इसमें जो आपका बचता है कि जो एक्स्ट्रा जो जर्मिनल लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से जो जो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, उन ऑर्गन्स को आप जो है खुद से लिख लेंगे कॉपी पर। लेकिन एक पॉइंट हमें आपको बता दें कि कौन कौन से मेल और फीमेल में होमोलोगस ऑर्गन होते हैं। जल्दी जल्दी से आप इसको लिख लीजिएगा। जैसे नंबर 1 पर आता है स्क्रोटस है एक मेल में और फीमेल में। क्या क्या कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन की बात एग्जाम में पूछता है। होमोलोगस ऑर्गन की बात, एक तरफ मेल लिख लीजिएगा और एक तरफ क्या लिखेंगे? हम फीमेल लिखेंगे। चैप्टर आपका ये फिनिश हो गया है। एक नंबर 1 पर लिखेंगे स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक इधर क्या होगा बेटा? लेबिया, लेबिया में जोड़ा। ठीक है, दूसरे से लिखेंगे पीनस। ठीक है, ये किसके होमोलोगस है? क्लाइटोरिस के। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्या? सेमाइनल, ये प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। ठीक है, एक आता है आपका प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। प्रोस्टेटिक यूट्रिकल ये किसके जो है रिजेंबल होता है बेटा? ये वजाइना के रिजेंबल होता है। ठीक है, हाँ, ये एग्जाम में पूछेगा नहीं कभी, लीजिएगा। ये वजाइना के रिजेंबल होता है, होमोलोगस होता है। तो उसके बाद एक स्ट्रक्चर आता है सेमाइनल वेसिकल, उसको छोड़िए। प्रोस्टेट ग्लैंड किसके जो है रिजेंबल होता है बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड, बताइए। हाँ, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड हम उसको बोलते हैं, या ग्लैंड ऑफ स्कीन कहते हैं। ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्कीन। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कॉपर्स ग्लैंड, जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। कॉपर्स ग्लैंड ये किसके रिजेंबल है बेटा? बताइए, बोलो बोलो। बार्थोलिस ग्लैंड। Now your chapter is complete. सर एक स्लाइड पीछे कर दीजिए। नहीं, एक्सेस हो जाता है, रिंग सब बंद चुका होता है, सारा काम हो रहा है वहाँ।
ठीक है, तो बेटा अभी हम आपको ब्रेक देंगे कितनी देर के लिए, 11:40 हो रहा है, ठीक है। आपकी क्लास 12 बजे से फिर चलेगी, 1.5 घंटे की, Yes. ठीक है। ओके बेटा, बाय।